ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खुशनूद खालिद, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम कैपेसिटी प्लानिंग है एंड इसको कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो कैपेसिटी बेसिकली है क्या और इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूं कैपेसिटी तो एक होती क्या है। तो अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो एक व्हीकल के पीछे जो कि लोडिंग व्हीकल होती है उसके पीछे लिखा हुआ होता है मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी 600 केजी। या एक रेस्टोरेंट के अंदर एक टाइम पे कितने लोग बैठ सकते हैं उसकी वहां पे वो सीटिंग कैपेसिटी होती है। और एक जो फैसिलिटी जो प्रोडक्शन प्लांट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कितने नंबर ऑफ यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करके वो निकाल सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो वो उसकी हमारे पास कैपेसिटी है। अच्छा जी, तो अब अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बुक की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो कैपेसिटी इज द थ्रूपुट और द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फैसिलिटी कैन होल्ड facility can hold, receive, store or produce in a given time। तो ओवरऑल थ्रूपुट है एक फैसिलिटी का जो कि कोई फैसिलिटी होल्ड कर सकती है, रिसीव कर सकती है, स्टोर कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। कैपेसिटी डिसीजन ऑफ डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कैपेसिटी की अगर हम बढ़ाने की बात करें तो हमारे पास इसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी जो ऑपरेशनल जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होगी, वो हमारी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोडक्शन प्लांट हमारा चल रहा है तो वो जो है एक महीने के अंदर 1000 यूनिट जो है कि वो प्रोडक्शन मैक्सिमम दे सकता है। अब आप क्या करते हैं कि जी कैपेसिटी अपनी बढ़ाते हैं, एक और प्रोडक्शन प्लांट ऐड करते हैं और वो प्रोडक्शन प्लांट जो है 1000 यूनिट मजीद आपको प्रोडक्शन करके वो देगा। अब होगा क्या कि अब आप जो सेकंड जो आपने प्लांट लगाया चाहे आप उससे प्रोडक्शन करें ना करें लेकिन उसने आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको उसने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर एक तो उस क्योंकि उस जगह के ऊपर जो है हमारी जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो सुपरवाइजर्स वगैरह होंगे प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जिनकी सैलरीज फिक्स होंगी, लेबर को आपने फिक्स चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, तो वहां के कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो कैपेसिटी इज डायरेक्टली रिलेशन टू द फिक्स कॉस्ट। इस फैसिलिटी टू लार्ज द पोर्शन इट विल बी unused to add the cost to the existing production. If the facility too small, customer perhaps the entire market will be lost। अगर कैपेसिटी लार्ज है और इसका जो एक पोर्शन है वो कि अनयूज है तो ये आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर वो बर्डन डाल देगा, उसकी वो कॉस्ट को बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पर अगर बात करें कि एक फैसिलिटी है जो कि पर मंथ 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है और आप उससे एक महीने के अंदर 1500 यूनिट बना रहे हैं। आप तो आप इसका मतलब है कि आप अपनी फैसिलिटी जो कि प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, अंडर उसकी जो कंजम्पशन है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो यहाँ पे मसला ये आएगा कि आपकी जो उन 1500 यूनिट की जो आपने पुराने से प्रोड्यूस किए उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, अगर उसके 1000 पीस बनाती है और उसको पर यूनिट कॉस्ट उसकी जो है वो 12 रुपए की पड़ रही है, अगर वही यूनिट अगर वो 2000 बनाए तो हो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है मे बी रिड्यूस होकर ₹8 पे आ जाए क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ज्यादा यूनिट्स के ऊपर। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है। यही वजूहत है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो कैपेसिटी अपनी इस तरीके से बढ़ाती हैं कि वो आउटसोर्सिंग की तरफ जो है वो चली जाती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कैपेसिटी के डिसीजन लिए जाएं तो इसके ऊपर जो रिकमेंडेशन है
कि जी आप, एक तो होता है हमारी शॉर्ट रेंज प्लानिंग, एक इंटरमीडिएट प्लानिंग, एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग, और हमारे पास एक होता है ऑप्शन कि मॉडिफाई करें करंट कैपेसिटी को, और एक है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को आप यूज करें। अगर शॉर्ट रेंज प्लानिंग है यानी कि आप जो कैपेसिटी है, ये जो आपके प्रेडिक्ट की है डिमांड, ये शॉर्ट टर्म डिमांड है, शॉर्ट टर्म आपकी डिमांड बढ़ रही है और आपको अपनी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की जरूरत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कभी भी अपनी कैपेसिटी को मॉडिफाई नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूज कर उसकी आप यूसेज आप बढ़ा देंगे आप। और उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि आप रीस्केड्यूल करें, आप जॉब्स को स्केड्यूल करें, पर्सनल को, और एलोकेट कर दें मशीनरी को। तो आपने जो है वो जॉब्स को रीस्केड्यूल कर दिया, और आपने जो है ना उनसे जो पहले आपके पास ऐड, आपने शिफ्ट ऐड कर दी, जो कि पहले आप 8 घंटे की 2 शिफ्टें चलाते थे, अब आप 8 घंटे की 3 शिफ्टें चला लें। इसी तरीके से आप जो बंदे जो आपके पास काम करते हैं उसकी आप रीस्केड्यूलिंग कर लें, आप जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा लें, और ज़्यादा मशीनरी जो है वो आप एलोकेट कर दें, तो आपकी जो कैपेसिटी है फॉर दी शॉर्ट रेंज क्या हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी। इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग, ये जो हमारे पास मिडिल रेंज की प्लानिंग होती है, ये एग्रीगेट प्लानिंग, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं कैपेसिटी, और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूज भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करें, सब कॉन्ट्रैक्ट पे दें, आउटसोर्सिंग कर दें, ऐड और सेल इक्विपमेंट, ऐड और रिड्यूस शिफ्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने शिफ्टें ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। और दूसरा, अगर हम यूज करते हैं कैपेसिटी को, तो बिल्ड और यूज इन्वेंट्री। आप पीक डिमांड सीजन के अंदर जो है वो, आप जो लो डिमांड सीजन है उसके अंदर ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप कर लें, और पीक डिमांड सीजन के अंदर उसी इन्वेंट्री को उठा के आप क्या करें, यूज करें। तो मोर और इम्प्रूव ट्रेनिंग, तो आप अपने करंट जो वर्किंग आपका स्टाफ है उनकी आप ट्रेनिंग करें, और उससे जरिए जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐड और रिड्यूस पर्सनल, जो आप अपने नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को आप यूज कर सकते हैं। फॉर दी लॉन्ग रेंज प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अंदर हम मॉडिफाई करेंगे कैपेसिटी को। अगर आप आने वाले 10-12 साल की बातें कर रहे हैं, तो डिजाइन न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, आप अपने करंट प्रोडक्शन प्रोसेस को रीडिजाइन करें, इससे भी कैपेसिटी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहा जाता है। एड और सेल लॉन्ग लीड टाइम इक्विपमेंट्स, जो लॉन्ग लीड टाइम इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका आपका जो टाइम पीरियड है वो लंबा होता है, उसको आप क्या करेंगे, अगर बढ़ानी है कैपेसिटी तो आप ऐड करेंगे, और अगर कम करनी है तो उसको सेल करेंगे। एक्वायर और सेल फैसिलिटीज, पूरी पूरी फैसिलिटीज आप एक्वायर करेंगे या उसको आप सेल करेंगे। एक्वायर कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर लें तो आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी। तो यानी कि इससे ये जो ग्राफ देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इन तमाम चीजों के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट रेंज प्लानिंग है तो उसके लिए हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम क्योंकि कैपेसिटी रिक्वायर्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं, देन यू हैव गो फॉर दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर आप लॉन्ग रेंज प्लान इक्विपमेंट्स को ऐड करें, फैसिलिटीज को ऐड करें, कंपटीटर्स को एक्वायर कर लें, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। देन अगर हम बात करें कि जी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी, जिसमें से डिजाइन और इफेक्टिव कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जी एक डिजाइन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इन अ गिवन टाइम पीरियड अंडर आइडियल कंडीशन। कि जी ये एक फैसिलिटी को डिजाइन किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने यूनिट जो है कितनी प्रोडक्शन दे सकता है, या एक वेयर हाउस जो है वो कितने यूनिट एक टाइम पे होल्ड कर सकता है आइडियल कंडीशन के अंदर। ये आइडियल कंडीशन के अंदर होगा कि जी एक जो है आपका, एक मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसका रेट ऑफ आउटपुट जो है 1000 यूनिट पर मंथ है। इसके अंदर हमारी एजम्पशन ये है कि जी प्लांट बीच में बंद नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसमें हमारी एजम्पशन ये है कि जी वो हमारा कोई वर्कर जो है वो छुट्टी नहीं करेगा। आइडियल सिचुएशन जो है वो है।
अब डिजाइन कैपेसिटी की एक और एग्जांपल ये है कि एक यूनिवर्सिटी की एक क्लास है जिसके अंदर 50 सीट्स लगी हुई हैं, तो 50 की जो उसकी क्लास की कैपेसिटी है डिजाइन कैपेसिटी, तो मैक्सिमम जो है ना उसके अंदर जो है ना वो 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो एट अ टाइम बैठ सकते हैं। एक रेस्टोरेंट की डिजाइन कैपेसिटी है कि वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो 150 कस्टमर्स जो हैं वो वहाँ पे एट अ टाइम जो है वो उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये उसकी क्या है, डिजाइन कैपेसिटी है अंडर आइडियल कंडीशन के भाई उन्होंने ये सोच के बनाया है कि हमारी आइडियल कंडीशन ये है कि ये 150 की 150 सीट्स जो है ये हमारी फिल हो जाएं। एक यूनिवर्सिटी ने 50 सीट्स इसलिए लगाई हैं कि जी वो कि भाई वो तमाम सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो डिजाइन है कि वो 1500 यूनिट पर मंथ बना सकता है, तो वो हमारी एजम्पशन ये है कि हमारी डिमांड इतनी होगी कि 1500 यूनिट हम बना सकें। तो ये हमारी आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन कभी भी फुलफिल होती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपका सिस्टम बिल्कुल 100% स्मूथ चले, कोई वर्कर आपका छुट्टी ना करे, कोई मशीन आपकी खराब ना हो और आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो कोई इन्फ्लुएंस ना करे, ऐसा जरूर होता है। तो अब ऐसा जब होता है तो हम डिजाइन कैपेसिटी को अचीव नहीं कर पाते। देन we focus on the effective capacity. Effective capacity then from expect to achieve given the current operating constraint। जो हमारे पास given operating constraint होते हैं उसके अंदर जो फर्म एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जी हम अपनी जो हमारी कैपेसिटी जिसको हम अचीव कर लेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, वो हमारी क्या है, अफेक्टिव कैपेसिटी। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब आइडियल कंडीशन तो ये है ना कि 50 के 50 स्टूडेंट आ जाएं, लेकिन फर्म समझती है कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये समझती है कि चलो एक टारगेट सेट करते हैं कि यार हर क्लास में तकरीबन 35 स्टूडेंट होने चाहिए, तो हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी हो गई 35। ठीक है, तो 35 हमारा क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटी। यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटी हमेशा डिजाइन कैपेसिटी से कम होगी। डिजाइन कैपेसिटी थियोरिटिकल होती है, इफेक्टिव कैपेसिटी प्रैक्टिकल होगी। तो प्रैक्टिकली जिसको अचीव किया जा सकता है, डिजाइन कैपेसिटी इज अ थियोरिटिकल मैक्सिमम। हम इसको आइडियल कंडीशन के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि आइडियल कंडीशन के अंदर ऐसा होगा। देन अब यहाँ पे हमारे पास definition है measuring design capacity. Ideal condition exists during the time that the system is available. If a machinery at Frito-Lay are designed to produce 1000 bags of chips per hour and the plant operates 16 hour per day. अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि जी एक ये है फ्रीटो ले, यहाँ पे डिजाइन किया गया है इसको कि वो 1000 बैग जो है वो चिप्स के वो बना सकता है एक घंटे में, और एक घंटे के एक दिन में जो है ना वो 16 घंटे जो है वो आपका प्लांट जो है वो ऑपरेट होता है। तो हमारी डिजाइन कैपेसिटी हो गई कि एक घंटे में 1000 बन रहे हैं और 16 घंटे काम हो रहा है, 16,000 जो है ना वो बैग जो है वो हमारे बन गए। ठीक है जी। अब if Frito-Lay loses 3 hour output per day, name 0.5 hours day on the preventive maintenance and plus 1 hour per day on employee breaks and 1.5 hour setup machine for different products। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि 16 घंटे तो हमारा ये कंडीशन थी कि 16 घंटे हमारा वर्किंग टाइम है, तो 16 के 16 घंटे हमारी मशीनें चलेंगी। लेकिन 16 का 16 घंटे हमारा वर्किंग वर्क तो था, लेकिन उसमें से 3 आवर्स हमने लूज कर दिए, जिसमें से 0.5 आवर्स जो थे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थे। वो 1 घंटा जो था वो एम्प्लॉइज का ब्रेक का था और 1.5 घंटा जो था वो मशीन की सेटअप का था फॉर दी डिफरेंट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 3 घंटे जो है ना वो आपने लूज किए। तो अब यहाँ पे अब क्योंकि ये चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉयज जाहिर सी बात है ब्रेक भी लेंगे, मेंटेनेंस भी आपने करनी है और सेटअप भी आपको करने पड़ेंगे। तो अब ये हमारे पास जो पहले 16 घंटे काम हो रहे थे ये रिड्यूस होके कितने हो गए, 13। तो आपके पास 3 आवर्स जो है आपने इसमें से लूज कर दिए। तो आप इसमें से 16 में से आप माइनस कर देंगे जो आपने कितने आवर्स यूज किए, 3। तो एक आवर में प्रोडक्शन कितनी होती है, 1000। तो 3000 बैग जो है वो आप कम हो गए और आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी हो गई 13,000 बैग्स पर डे। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ये हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी है जो कि हमने जज की कि यार क्योंकि मेंटेनेंस भी होगी एक जो है ना।
फिर हम देखते हैं कि यार एक्चुअली हमने हमारा आउटपुट रहा कितना। ऑन एवरेज इज द मशीन वेटर आर नॉट रनिंग 1 hour per day ड्यू टू द लेट पार्ट्स एंड मशीन ब्रेकडाउन्स। अब हुआ क्या कि जी कुछ ऐसे सूरत हाल पैदा हो गई कि आपके पास जो कि मशीन के जो पार्ट्स थे वो लेट आए और इसकी वजह से मशीन जो थी वो ब्रेक डाउन हुई, तो 1 घंटा जो है आपका जो वर्किंग आवर्स थे वो स्टॉप हो गए। ठीक है, तो आपने जो 13,000 की आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी थी उसमें से 1,000 बैग मजीद कम हो गया, क्योंकि एक घंटा जो है मजीद काम नहीं हुआ। तो आपने बनाए कितने, बेसिकली 12,000 बैग। ये आपका एक्चुअल आउटपुट है जो कि आपने अचीव कर लिया। ठीक है जी, तो ये हमारा अचीव हो चुका। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा जी, अब यूटिलाइजेशन क्या है? एक्चुअल आउटपुट को हम डिवाइड कर देते हैं डिजाइन कैपेसिटी से, तुम्हारे पास यूटिलाइजेशन निकल आती है परसेंटेज के अंदर कि हम अपनी कैपेसिटी को कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। Then we have the effective efficiency that the actual output divided by effective capacity, तो हमारे पास efficiency निकल आती है कि how much we are efficient in our utilizing our capacity। अच्छा जी, अब इसके ऊपर एक सिचुएशन है कि जी जेम्स सारा जेम्स बेकर हैज अ प्लांट ऑफ प्रोसेसिंग डीलक्स ब्रेकफास्ट रोल्स। अब वो कोई बेकरी है ये सारा जेम्स की, वो डीलक्स ब्रेकफास्ट रोल्स बनाते हैं, वांट टू बेटर डिटरमाइन इट्स कैपेसिटी। तो वो डिटरमाइन करना चाह रहे हैं अपनी कैपेसिटी। लास्ट वीक फैसिलिटी प्रोड्यूस 148 रोल्स। लास्ट वीक जो थे वो फैसिलिटी ने जो प्रोड्यूस किए 148 रोल्स जो थे वो प्रोड्यूस किए। इफेक्टिव कैपेसिटी 175,000 रोल। फर्म्स ने कैलकुलेट की हुई है कि हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है, 175,000 रोल्स की है। द फर्म ऑपरेट द प्रोडक्शन लाइन ऑपरेट 7 days per week with 3 8-hour shift per day, and the line was designed to process the net filled roll at the rate of 1200 per hour। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात वो ये करना चाह रहा है कि जो फैसिलिटी है, जो प्रोडक्शन लाइन है ना, वो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हुई है कि आपकी प्रोडक्शन लाइन 7 डेज चलती है एक वीक के अंदर। एक दिन के अंदर 8 घंटे की 3 शिफ्टें चलती हैं और आपका जो प्रोडक्शन प्लांट है 1 घंटे के अंदर 1200 रोल बनाता है। अब डिटरमाइन द डिजाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड द एफिशिएंसी फॉर दिस प्लांट व्हेन प्रोड्यूसिंग द डीलक्स रोल। अब आपने करना क्या है कि इसमें आपने आपने कैलकुलेट करना है कि आपकी डिजाइन कैपेसिटी कितनी है। तो ये हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम डिजाइन कैपेसिटी आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। अब क्योंकि उसने कहा कि हमारा जो प्लांट है वो 7 दिन चलता है और एक दिन के अंदर 7 डेज चलता है। एक दिन के अंदर जो है वो हमारी 7 डेज चल रहा है हमारा प्लांट। एक दिन के अंदर 3 शिफ्टें चलती हैं और एक शिफ्ट है कितने घंटे की, 8 घंटे की। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल आवर्स निकल आएंगे कि एक वीक के अंदर हमारा जो प्लांट है वो कितने आवर्स चल रहा है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1200 से, क्योंकि एक घंटे के अंदर हमारे 1200 रोल बन रहे थे। तो हमारे पास आंसर आ गया 201,600 रोल्स। ठीक है, तो 2,16,100 रोल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बात ये आई कि हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा जो डिज़ाइन है, ये जो डीलक्स रोल बनाने की जो फैसिलिटी है डिज़ाइन है वो 201,600 रोज के ऊपर ये डिजाइंड है। अच्छा जी, यूटिलाइजेशन। हम लेकिन बनाए कितने थे हमने लास्ट वीक, वो 148,000 बनाए थे और डिवाइड बाय डिजाइन कैपेसिटी हमारी कितनी है 201,600। तो हमारी जो आंसर जो आया 73.4%, यानी कि हम अपनी इस फैसिलिटी को 73.4% जो है वो यूज कर रहे हैं, बाकी जो है वो हमारी अनयूज्ड है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। एक्चुअल आउटपुट बेसिकली हमने बनाए कितने थे, तो 148,000 रोल्स हमने बनाए थे, डिवाइड बाय 175,000 जो हमारी, तो 84.6% जो है वी आर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी, हाउ मच वी आर अचीविंग अवर गोल्स
हाउ मच वी आर अचीविंग आवर टारगेट। ठीक है, तो 84.6% जो है वी आर एफिशिएंट। ओके जी, तो कैपेसिटी कंसिडरेशन क्या है? तो फोरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली। सबसे पहले कैपेसिटी की कंसिडरेशन करते हुए हमारे पास देखिए हर चीज, हम चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें, चाहे हम कैपेसिटी प्लानिंग करें, चाहे हम आगे स्केजुलिंग करें प्रोडक्शन की, तो हर चीज जो है ना वो हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारे पास डिमांड कितनी है। अगर डिमांड फोरकास्ट गलत होगी तो तमाम डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले अपने पास डिमांड फोरकास्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि जी ये आपके पास डिमांड है, अब आप इसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री प्लान करें, आप इसके हिसाब से अपनी कैपेसिटी प्लान करें, आप इसके हिसाब से अपनी जो है प्रोक्योरमेंट के स्केड्यूल्स को प्लान करें। तो तमाम चीज़ें आप अपनी डिमांड के हिसाब से आप क्या करें, स्केड्यूल करें। तो फोरकास्टेड डिमांड अगर सही नहीं होगी तो तमाम डिसीजन रॉन्ग हो जाएंगे। मैच टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट एंड सेल्स वॉल्यूम। तो हमारे पास जो है कैपेसिटी के अंदर, हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्रीमेंट और सेल्स वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, क्योंकि भाई सेल्स वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब हम टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट लेकर आएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इंक्रीमेंट हमारे पास होनी चाहिए, ताकि तभी हमारी क्या होगी, सेल्स बढ़ेगी। फाइंड द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग साइज। हमारे पास एक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग साइज वॉल्यूम के अंदर होना चाहिए कि यार कम से कम हमारा जो प्लांट है वो कितना चलना चाहिए ताकि हम लॉस में ना जाएं। ठीक है, और बिल्ड फॉर चेंज, तो इसको हम फ्लेक्सिबल रखें। मिसाल के तौर पे इसकी जो कैपेसिटी है अगर वो 1400 यूनिट पर मंथ है, तो वो उसको हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखें कि वो 1200 पे और 1600 पे आ सके, उसको थोड़ा बहुत हम चेंज हम कर सकें। अदरवाइज जो है वो अगर बिल्कुल बिल्ड फॉर चेंज नहीं होगी, तो अगर डिमांड आगे पीछे हुई तो हम लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, ओके। कैपेसिटी कंसिडरेशन, हम क्या करते हैं कि जी हम हमेशा, हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो सके, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कि जी ज़्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ज़्यादा यूनिट्स के ऊपर, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर हम ज्यादा प्रोडक्शन करने पे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये हमारे पास एक क्रिस्पी क्रीम स्टोर्स का हमारे पास जो है वो एक वो दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस के ऊपर हमारी कॉस्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर फीट इन द स्टोर है। तो हम यहाँ पे ज्यादा स्क्वायर फीट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से आप सेल्स को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस पॉइंट के ऊपर हमारी जाके कॉस्ट मिनिमम हुई और इसके बाद जो है हमारी कॉस्ट दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। तो अब जिस पॉइंट तक जो है वो हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल था, इसके बाद हमारा डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो शुरू हो गया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इतनी प्रोडक्शन करें कि जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो दोबारा कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैचिंग डिमांड, demand exceed capacity. When demand exceed capacity, the firm may be able to curtail demand simply by raising prices. हमें एक चीज तो हमने देखी है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि जब भी हमारे पास डिमांड ज्यादा होती है और कैपेसिटी कम होती है तो सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, तो हमारे पास चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। जब भी कोई चीज जो है मार्केट से शॉर्ट होगी तो वो महंगी बिकना शुरू हो जाएगी। The firm may be able to curtail demand simply by raising prices, scheduling wrong lead time will be unavailable. तो हमारे पास जो है लॉन्ग, जो आपके पास ऑर्डर की डिलीवरी का टाइम है वो भी हमारे पास बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट जब आपका यही कहता है, आपका जो भी आपका जो सेलर होता है वो यही आपसे कहता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो हमारी नहीं, हमारे पास पीछे सप्लाई नहीं है तो हम आपको देर में देंगे। ठीक है, डिमांड कैपेसिटी एक्सीड डिमांड, जन आपके पास कैपेसिटी ज्यादा हो डिमांड कम हो। द फर्म वे टू स्टिमुलेट डिमांड थ्रू प्राइस रिडक्शन, एग्रेसिव मार्केटिंग। फिर हम क्या करते हैं, हम एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशंस चलाते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं ताकि जो आपकी डिमांड है वो क्या हो सके,
बढ़ सके, बूस्ट हो सके, प्रोडक्ट जो है वो आपकी ज़्यादा बिके ताकि आप अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें और जो है अपनी जो कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम आप यूटिलाइज आप कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद अच्छा जी, दूसरा क्या है, एडजस्टिंग द सीजनल डिमांड। अब हमारे पास दो सीजनल प्रोडक्ट हैं, मिसाल के तौर पर एक का जो पैटर्न है वो यूं जा रहा है और दूसरे का पैटर्न जो है वो उसके ऑपोजिट जा रहा है। जो ब्लू वाला पैटर्न है वो स्नो मोबाइल मोटर सेल्स का है और जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका जो ऑपोजिट डिमांड पैटर्न जा रहा है वो जेट्स की इंजन सेल्स का है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जो है हमारा ऑपोजिट डिमांड पैटर्न है दोनों प्रोडक्ट का। अब क्या करें कि जी एडजस्टिंग सीजन ब्रांड, जिस प्रोडक्ट के अंदर जिस सीजन की आपकी प्रोडक्ट ज्यादा हो, कंबाइनिंग द टू डिमांड पैटर्न टू रिड्यूस वेरिएशन। तो आप दोनों प्रोडक्ट की आप प्रोडक्शन को साथ मिला लें ताकि वेरिएशन जो है वो कम से कम आ सके। अब इस डिमांड इस पर्टिकुलर जो है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जेट्स की इंजन सेल्स की जो डिमांड वो कम हो गई लेकिन इसकी ज्यादा है, तो आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो हमारी इसकी डिमांड कम हो गई है तो आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो ऑपोजिट जो है ना, हमेशा आप प्रोडक्ट की जो पोर्टफोलियो बनाए वो इस तरीके से बनाए कि जो उसका डिमांड पैटर्न हो वो दोनों प्रोडक्ट का आपस में ऑपोजिट हो ताकि आपका जो लो डिमांड पीरियड होता है उसके अंदर आपकी दूसरी प्रोडक्ट जो है उस कैपेसिटी के अंदर चलाई जा सके, उसको वो वहां पे आप क्या कर सके, उसको हम एडजस्ट कर सके। ओके जी, तो बॉटलनेक एनालिसिस, बॉटलनेक इज ऑपरेशन। अच्छा जी, तो एक पानी की बोतल होती है, उसकी जो आगे नेक बनी हुई होती है, तो उसको ये इसलिए रखा जाता है ताकि पानी जो है वो स्लो स्लो निकले बॉटल में से। तो अब उससे जब गिलास में पानी डालते हैं तो एकदम से गिलास में नहीं आ जाता, आहिस्ता आहिस्ता करके वो निकल के आता है। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया कि यार जिस तरीके से बॉटल की जो नेक है ये पानी के फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करती है, तो कोई भी आपके ऑपरेशंस में ऐसा एलिमेंट, ऐसा कोई आपका प्रोडक्शन के अंदर कोई ऐसा स्टेशन जो कि आपके प्रोसेस को स्लो कर रहा है उसको बॉटल नेक कहा गया है। The term bottleneck refers to a literal neck of a bottle that constrain the flow or in case of production system constraint through output। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे bottleneck has the lower effective capacity of any operation in the system that has the limit the system output। तो यहाँ पे bottleneck जो है वो lowest effective capacity रखता है जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज होती हैं, एक बॉटलनेक टाइम और एक थ्रूपुट टाइम। बॉटलनेक टाइम इज द प्रोसेस टाइम दैट स्लोज द वर्क स्टेशन, द वन दैट टेक द लॉन्गेस्ट इन द प्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा जी, अब जो बॉटलनेक का जो टाइम है ना वो टाइम है जो कि एक प्रोडक्शन जो स्टेशन जो कि सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो हमारा बॉटलनेक टाइम होगा। इसको भी आप इसी तरीके से देखते हैं। थ्रूपुट टाइम टोटल टाइम ऑफ प्रोडक्शन में कितना लग रहा है, अब इसको हम देखते हैं आगे चल के किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक असेंबली लाइन है जो कि जिसके अंदर एक प्रोडक्ट हमारी बनती है, तो इस जो कि 4 स्टेशन से गुजर के बनती है, यानी कि यहाँ से स्टेशन ए से मटेरियल इनपुट होता है, वो स्टेशन डी से क्या हो जाता है वो आउटपुट वहां से बन के जो फिनिश प्रोडक्ट है वो पैक होके यहाँ से हमारी निकल जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मसला ये है कि जी अगर यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू थ्रूपुट टाइम प्लस n-1 इंटू बॉटलनेक टाइम, तो अगर टोटल प्रोडक्शन टाइम अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो किसी यूनिट का, तो यहाँ पे हम थ्रूपुट टाइम और n-1 एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बॉटलनेक टाइम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बॉटलनेक टाइम कौन सा है, जो ऑपरेशन आपका सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो हमारा क्या है, बॉटलनेक टाइम। यानी कि 4 मिनट जो है वो हमारा बॉटलनेक टाइम हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें 4 मिनट ही टाइम नजर आ रहा है। 4 मिनट जो है वो हमारा बॉटलनेक टाइम हो गया। थ्रूपुट टाइम सबको ऐड कर लें आप, तो हमारा कितना हो गया, ये 11 मिनट हो गया। तो 11 मिनट हमारा क्या है, थ्रूपुट टाइम है। अब मेरी एक मिसाल लिखी हुई है,
इफ वी वांट टू डिटरमाइन द एस्टिमेट द टाइम ऑफ 3 यूनिट, अगर 3 यूनिट का इस पर ऑर्डर चलाया जाए और एज्यूम ये किया जाए कि जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है इसी ऑर्डर से स्टार्ट होगा, तो वो कितनी देर के अंदर जो है वो 3 मिनट हमें 3 यूनिट जो है वो बना के दे देगा। तो थ्रूपुट टाइम कितना है, 11 मिनट प्लस 3 यूनिट बना रहे थे n-1 3-1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है हमारा बॉटलनेक टाइम। तो हमारे पास टाइम आ गया 19 मिनट, यानी कि 3 यूनिट जो है 19 मिनट बनेंगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाने के बाद। अच्छा जी, दूसरा चीज ये है कि अब अगर इससे पूछा जाए कि यू आर द ऑपरेशन मैनेजर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी आपकी इस प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर के बाद जो है आपको एक प्रोडक्ट एक यूनिट जो है वो फिनिश होके मिल जाता है, तो जी अब यहाँ पे मैं एज ऑपरेशन मैनेजर ये कहूँगा कि जी मैं इस असेंबली लाइन से हर 4 मिनट के बाद एक यूनिट फिनिश कर लेता हूँ। 4 मिनट के बाद कैसे कर लेते हैं जी, 4 मिनट के बाद, क्योंकि टोटल टाइम तो 11, टोटल टाइम जो है वो तो 11 मिनट है और लास्ट ऑपरेशन जो है 2 मिनट ले रहा है। तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये स्टेशन डी जो है यहाँ पे फिनिशिंग हो रही है, ये पैकेजिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक आप आके खड़े हो गए एज ऑपरेशन मैनेजर और स्टेशन डी से आप ये देख रहे हैं कि कितनी देर के बाद हमें एक कार्टन बैग होके मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे इन द आइडियल सिचुएशन कि हम 4 मिनट के बाद जो है आपको जो है वो एक कार्टन जो है वो पैक होके वहां से मिल रहा है। ठीक है जी, अब कैसे इस चीज को जस्टिफाई करें, क्योंकि ये जो है बॉटलनेक है, तो हम इस चीज को जरा हम ड्राइव करके देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये जो प्रोडक्शन है ये सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो सुबह 8 बजे जो है स्टेशन ए जो है पहले यूनिट पे काम शुरू कर देता है और जो है यहाँ पे 8 बजे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और पहले यूनिट पे ये 2 मिनट लगाएगा। ठीक है, तो 8 बज के 2 मिनट पे ये स्टेशन बी को रिसीव हो गया। स्टेशन बी फ्री बैठा हुआ था, तो स्टेशन बी ने इसके बाद फौरन काम शुरू कर दिया, तो 4 मिनट मजीद लगाए, तो 8 बज के 6 मिनट पे स्टेशन सी को इसने ट्रांसफर कर दिया। फिर इसने जो है मजीद 3 मिनट लगाए और जो है फिर आगे इसने 8 बज के 9 मिनट पे स्टेशन डी को जो है वो ट्रांसफर कर दिया। एंड देन 8 बज के इसने मजीद 2 मिनट लगाए और 8 बज के 11 मिनट पे पहला यूनिट असेंबली लाइन से बाहर होगा। अच्छा जी, अब ये पहला वाला जो स्टेशन है ये 8 बज के 2 मिनट पे ये फ्री हो गया था, तो 8 बज के 2 मिनट पे ये क्या होगा हमारा दूसरे यूनिट पे जो है ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा दूसरे यूनिट के ऊपर। अच्छा जी, दूसरे यूनिट पे प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, मजीद कितना टाइम लगाएगा 2 मिनट, तो 8 बज के 4 मिनट पे ये आगे ट्रांसफर कर देगा। स्टेशन बी को जो है ये 8 बज के 4 मिनट पे जो है ये आपको इसको रिसीव हो गया, लेकिन ये अभी इसके ऊपर फौरन काम स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि 8 बज के 4 मिनट पे फ्री नहीं बैठा हुआ, अभी पहले यूनिट पे काम कर रहा है। पहला यूनिट इसने कितने बजे रिलीज करना है, 8 बज के 6 मिनट पे ये इससे फारिग होगा, फिर ये इस पे काम पड़ेगा, यानी कि 2 मिनट ये इसके पास वेटिंग पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो 2 मिनट ये इसके पास वेटिंग पे काम पड़ा रहेगा, तो 8 बज के 6 मिनट पे ये इस पे काम शुरू करेगा, फिर मजीद कितना टाइम लगाएगा 4 मिनट लगाएगा और 8 बज के 10 मिनट के ऊपर जो है ये आपका दूसरा यूनिट जो है स्टेशन सी पे पहुंचेगा। स्टेशन सी जो है 8 बज के 10 मिनट पे वो फ्री बैठा हुआ है, तो 8 बज के 10 मिनट पे जो है वो हमारा ये फ्री है और 8 बज के 10 मिनट के ऊपर ये फिर मजीद जो है 3 मिनट जो है वो लगाएगा और 8 बज के 13 मिनट पे दूसरा यूनिट जो है वो स्टेशन डी तक पहुंचेगा। स्टेशन डी जो है वो आपका मजीद क्योंकि फ्री बैठा हुआ है 8 बज के 13 मिनट पे, क्योंकि पिछला यूनिट इसने 8 बज के 11 मिनट पे फ्री कर दिया था, तो मजीद ये 2 मिनट लगाएगा और 8 बज के 15 मिनट पे ये दूसरा यूनिट जो है वो असेंबली लाइन से रिलीज करेगा। देन अब ये देखते हैं कि ये 8 बज के 4 मिनट पे ये फ्री हो गया था, तो 8 बज के 4 मिनट पे स्टेशन ए जो है फौरन जो है वो स्टेशन यूनिट सी पे तीसरे यूनिट पे काम शुरू कर देगा। तो तीसरे यूनिट पे जो है ये आपका 8 बज के 4 मिनट पे काम शुरू करेगा और फिर इस पे मजीद 2 मिनट लगाएगा, 8 बज के 6 मिनट पे स्टेशन बी पे पहुंच गया। अब 8 बज के 6 मिनट पे ये स्टेशन बी के पास पहुंच गया, लेकिन काम ये इसके ऊपर 8 बज के 6 मिनट पे नहीं शुरू करेगा क्योंकि इसने पिछला यूनिट कितने बजे फारिग करना है, 8 बज के 10 मिनट पे ये फ्री होगा दूसरा यूनिट, तो दूसरा यूनिट 8 बज के 10 मिनट पे फ्री होगा, तो इस पे काम कब शुरू करेगा 8 बज के 10 मिनट पे। 8 बज के 10 मिनट पे फिर मजीद कितना टाइम लगाएगा
4 मिनट का टाइम लगाएगा तो 8:14 पे जो है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तीसरा यूनिट स्टेशन सी पे। स्टेशन सी 8:14 पे फ्री बैठा हुआ है क्योंकि पिछला यूनिट इसने 8:13 पे रिलीज कर दिया था, तो 8:14 पे ये फ्री बैठा हुआ था, फ़ौरन काम स्टार्ट कर देगा। तो मजीद 3 मिनट ये लगाएगा तो 8:17 पे तीसरा यूनिट जो है वो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन के आ जाएगा स्टेशन डी पे। स्टेशन डी जो है मजीद 2 मिनट लगाएगा और 8:19 के ऊपर तीसरा यूनिट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने 3 यूनिट बनाए। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट कितने बजे हुआ था, 8 बजे हुआ था। तीसरा यूनिट कितनी देर में रिलीज हुआ, कितने बजे रिलीज हुआ, 19 मिनट में। तो यानी कि 3 यूनिट हमने 19 मिनट में बनाए हैं। तो पिछली स्लाइड के ऊपर हमने ये चीज़ देखी थी कि आप जो है 3 यूनिट कितनी देर में बनाएंगे, आप 19 मिनट में आप बनाएंगे। अच्छा जी, दूसरी बात हमने ये देखी कि आप ये देखेंगे कि जी आप 3 यूनिट कितनी रेट ऑफ आउटपुट जो है इसके ऊपर कितनी देर के बाद आपका एक यूनिट ड्राइव हो रहा है। तो हर 4 मिनट के बाद जो है आपका एक यूनिट जो है यहाँ से ड्राइव हो रहा है। तो इसका मतलब, इसको कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब क्या है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी फाइंड द बॉटलनेक। जब तक बॉटलनेक को रिड्यूस नहीं करेंगे आपकी सिस्टम की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। जब तक बॉटलनेक का टाइम रिड्यूस नहीं होगा आपकी सिस्टम जो है वो आपका फास्ट नहीं हो सकता। तो बॉटलनेक को जब तक रिड्यूस नहीं करेंगे, तो बॉटलनेक को रिड्यूस करना जरूरी है। तो व्हेन यू फाइंड इंक्रीज द कैपेसिटी, फाइंड आउट द बॉटलनेक विच ऑपरेशन इज स्लोइंग डाउन द होल ऑपरेशन, उसको जब तक रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक आपकी सिस्टम की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक सड़क है जो कि बिल्कुल सही है, किसी एक जगह से वो सड़क टूट गई है, उस एक पार्ट की वजह से पूरे सड़क पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो वो पूरी सड़क नहीं बनेगी, वो एक जगह को आप ठीक कर दें तो ट्रैफिक का फ्लो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वो जिस जगह से सड़क टूट गई ना, वो बॉटलनेक बन गया है आपका। तो ये हमें इसको देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा ऑपरेशन जो है वो बॉटलनेक हो सकता है। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूं कि जी ये जो है हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जी हमें बॉटलनेक को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे जी, हम यहाँ पे इस 4 मिनट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं स्टेशन बी पे। तो ऑपरेशन मैनेजर ये चीज़ ऑब्जर्व, तो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि 4 मिनट को रिड्यूस कर दिया जाए, इसको 2 मिनट कर दिया जाए, तो फिर आपका जो रेट ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर स्टेशन बी को देखा जाए, तो स्टेशन बी को अगर हम टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो कि स्टेशन बी का टाइम रिड्यूस हो सके, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं यहाँ पे स्टेशन बी एक और ऐड कर दिया जाए, यानी कि पैरेलल असेंबली लाइन चला दी जाए कुछ इस तरीके से। ये एक असेंबली लाइन है जो कि जिसके अंदर जो है वो आपका पिज़्ज़ा जो है वो बनता है। ऑर्डर प्लेस होने में 30 सेकंड लगते हैं, फिर उसके बाद ब्रेड का सिलसिला होता है, फिर फिल का, फिर टोस्टर का और फिर रैपिंग का। तो हमारे पास ऑर्डर प्लेसमेंट 30 सेकंड, ब्रेड करने में आपका 15 सेकंड, फिल करने में 20 सेकंड, टोस्टर करने में 40 सेकंड और रैप करने में, डिलीवर करने में 7.5 सेकंड। अब ये तो हमारे पास रोटेशन थी कि हमारे पास, इसका मतलब है कि ये 3 जो 5 जो है स्टेशन से गुजर के हमारा जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो डिलीवर हो रहा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है अगर मैं ये देखूं कि अगर ये नीचे वाली असेंबली लाइन मेरे पास ना हो, अगर मैं ये देखूं कि भाई सिर्फ ऊपर वाली है, तो फिर मेरे पास बॉर्डर है कौन सा है, टोस्टर, क्योंकि टोस्टर जो है 40 सेकंड ले रहा है। अब क्योंकि अब ये नीचे वाली हमारे पास असेंबली लाइन नहीं थी, तो हमारे पास ये पहले फर्स्ट असेंबली लाइन, अगर सिर्फ फर्स्ट असेंबली लाइन चल रही हो, सेकंड वाली ना चल रही हो, तो हमारे पास बॉटल क्या है, टोस्टर। अब आपने बोला यार चलो ये एक काम ये करते हैं कि हम असेंबली लाइन एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब होगा क्या कि ये जो टोस्टर है
ये 40 सेकंड के अंदर एक नहीं 2 यूनिट बना रहा होगा, ये 15 सेकंड के अंदर एक नहीं 2 पीसेस ब्रेड हो रहे होंगे, एक यहाँ पे चल रहा होगा एक यहाँ चल रहा होगा, यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर एक फीलिंग इधर हो रही होगी एक फीलिंग इधर हो रही होगी। अब एक टोस्टर इधर होगा एक टोस्टर इधर होगा, यानी कि ये 40 सेकंड के अंदर दो, तो एवरेज आउट होके ये कितना हो गया 20 सेकंड। ये एवरेज आउट होके पर यूनिट फिलिंग कितनी हो गई 10 सेकंड। ये एवरेज आउट होके पर ब्रेड पर जो है सैंडविच ब्रेडिंग का जो एलिमेंट हो गया कितना हो गया 7.5 सेकंड। तो अब हमारा जो बॉटल नेक है वो रह गया रैपिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने डबल ऑपरेशन चला दिए। तो एक हमारे पास ऑप्शन ये भी होता है कि आप पैरेलल असेंबली लाइन आप चला दें। अब यहाँ पे जो बॉटल नेक है वो कौन सा है रैपिंग डिलीवरी, क्योंकि 35.7 है। तो अब यहाँ पे जो बॉटल नेक टाइम है वो 37.5 सेकेंड होगा। अब 35.5 सेकेंड जो है यहाँ पे बॉटल नेक टाइम जो है वो हमारा होगा। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि जी सिस्टम टाइम कितना होगा। सिस्टम टाइम जो है वो हम देख लेते हैं कि कितना होगा। तो अगर सिस्टम टाइम को देखा जाए तो 30 + 15 + 20 + 40 एंड देन 37.5, तो 142.5, यानी कि वन इसको हम ऐड कर लें इन तमाम को ऊपर वाले को या ऊपर नीचे वाले को, तो 142.5। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि थ्रूपुट टाइम का मतलब क्या होता है, साइकिल टाइम या थ्रूपुट टाइम, कि एक ऑर्डर यहां से अगर रिलीज होता है तो वो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 ऑर्डर प्लेस हुए, तो पहला ऑर्डर तो निकलेगा 142.4 सेकंड के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारा हर जो ऑर्डर है 37.5 सेकंड के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि अब इसकी एक मिसाल है। मिसाल ऐसे है कि एक सर्विस सेंटर है जो कि किसी सेलुलर कंपनी का सर्विस सेंटर है। वहां पे कस्टमर्स विजिट करते हैं, अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर या जो भी उनको काम होता है वो। वहां पे एक काउंटर चल रहा है जो कि एक कस्टमर को फारिग करने में 8 मिनट लेता है। कस्टमर एंट्रेंस वाले गेट से एंटर होता है, उसको सर्व किया जाता है और दूसरे एग्जिट का गेट लगा हुआ है, एग्जिट के गेट से वो बाहर निकल जाता है। तो अब क्योंकि काउंटर एक ही है और उसको सर्व करने में 8 मिनट लगा रहा है, तो इसका मतलब है इस फैसिलिटी का जो सिस्टम टाइम और थ्रूपुट टाइम और बॉटलनेक टाइम दोनों 8 मिनट, दोनों 8 मिनट है, क्योंकि एक ही ऑपरेशन है। तो इसका मतलब है एग्जिट वाले गेट से हर 8 मिनट के बाद एक कस्टमर फारिग होकर निकल रहा होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन कहती है यार ये 8 मिनट ज्यादा है, इसको रिड्यूस किया जाए किसी तरीके से। तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है फिर एक काम ये करते हैं कि को बोलते हैं भाई 8 मिनट ना लगाओ, तुम जो बंदा बैठा हुआ है काउंटर पे उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई तुम 8 मिनट ज़्यादा लगा रहे हो। तो वो ये कहता है कि नहीं भाई, मुझे जो आपने एसओपीज दी हुई है ना उसके अंदर मैं 8 मिनट के अंदर ही अपना काम बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करता हूँ, 8 मिनट से कम मैं नहीं लगा सकता। अच्छा फिर क्या करें, एक काम ये करते हैं एक और काउंटर खोल देते हैं साथ में, एक और काउंटर खोल देते हैं। अब वो भी 8 मिनट लगा रहा होगा, ये भी 8 मिनट लगा रहा होगा, यानी कि अब 8 मिनट के अंदर 2 कस्टमर एक साथ फारिग हो रहे होंगे, यानी कि एग्जिट वाले गेट से हर 8 मिनट के बाद 2 कस्टमर निकल रहे होंगे। तो एवरेजली एक कस्टमर कितनी देर में निकल रहा होगा, 4 मिनट में, क्योंकि हर 8 मिनट में 2 कस्टमर निकल रहे हैं, तो एवरेजली एक कस्टमर आपका 4 मिनट में फारिग हो रहा है। तो हमारा जो बॉटलनेक टाइम है वो रिड्यूस हो गया, 4 मिनट पर कस्टमर हो गया। लेकिन अभी भी एक कस्टमर पर टाइम कितना लग रहा है, 8 मिनट ही लग रहा है। तो थ्रूपुट टाइम रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक कस्टमर एंट्रेंस वाले गेट से एंटर होता है या तो वो काउंटर नंबर 1 पे जाएगा या वो काउंटर नंबर 2 पे जाएगा। तो इस तरीके से जो थ्रूपुट टाइम है वो रिड्यूस नहीं हुआ। इसी तरीके से अब एक ऑर्डर जो यहां से प्लेस होगा इस जगह पे,
तो वो या तो ऊपर वाली असेंबली लाइन पे चलेगा या नीचे वाली असेंबली लाइन पे चलेगा। तो अगर ऊपर वाली असेंबली लाइन पे चलता है तो 142.5 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुंचेगा। तो थ्रूपुट टाइम कितना हो गया, 142.5 सेकंड जो है वो हमारा थ्रूपुट टाइम जो है वो हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अपनी जो है असेंबली लाइन को हम बनाते हैं और पैरेलल असेंबली लाइन करके हम अपना बॉटलनेक टाइम जो है वो हम रिड्यूस हम जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है, कैपेसिटी प्लानिंग पार्ट 1। ठीक है, तो कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो इसका जो पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर जो है वो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है फिर जो अगला लेक्चर आएगा वो मेरा कैपेसिटी प्लानिंग पार्ट 2 पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।